हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com। दोस्तों, जेई, नीट, क्लास 12, क्लास 11 एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। तो बारी है हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर सिंपल सी बात कही गई है कि के और ई निकालना है। अरेनियस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 RT। वहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं और पहले एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कहा गया है कि ओनली वन आइसोमर इज पॉसिबल फॉर द रिएक्शन। ऐसा क्यों है, यानी इस कंपाउंड की जब रिएक्शन करते हैं तो एक ही आइसोमर बनता है। तो देखिए, जान लीजिए कंपाउंड क्या है। ये कंपाउंड है कि यहाँ पर 4 CH3 प्रेजेंट है। ये इस तरह से है CH3 होल 4 C। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट यानी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। चारों कार्बन एक जैसे हैं, चारों पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। आप किसी का भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, आपका प्रोडक्ट आइडेंटिकल रहेगा। उसका नाम लिख के देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए, नाम लिख के देखिए, फिर यहाँ से हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए, नाम लिख के देखिए। सभी केस में नेम बिल्कुल सेम आएगा और अगर नेम बिल्कुल सेम आएगा तो कंपाउंड हम कह सकते हैं एक ही आइसोमर देगा। सो जवाब में लिखेंगे बिकॉज ऑल द हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट देता है। अगला देखिए, कन्वर्ट वन प्रोपेनोइक एसिड टू आइडोइथेन। आपके पास प्रोपेनोइक एसिड जो कि ये होता है और इससे बनाना है आपको आइडोइथेन। किस तरह से बात बनेगी जान लेते हैं। सबसे पहले आप Ag2CO3 का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होगा CH3CH2COAg के अंदर। फिर आप Br2CCl4 का यूज करें, जिसकी वजह से बोरोडीन रिएक्शन शायद आपको याद आ जाए। और फिर इसके ऊपर NaI एसीटोन का इस्तेमाल यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इस तरह से NaBr बाहर, आयोडीन इधर, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को कराने का और भी मेथड हो सकता है। जैसे आप अगर इस मेथड से ना कराएं, पहले ट्वाइस NaOH CaO, इससे ये इथेनोइक एसिड आपका इथेन में बदल जाएगा। फिर आप इसके ऊपर HI के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, HI रेड फास्फोरस के साथ करा सकते हैं, या Cl2 सनलाइट कराएंगे, क्लोरोइथेन बनेगा, जिसपे सोडियम आयोडाइड एसीटोन कराएंगे तो बदलेगा। यानी कई मेथड हैं। 2 मेथड तो मैंने यहाँ बता दिए, तीसरा मैंने आपको वर्बली बता दिया। तो किसी भी मेथड से करें, लेकिन कन्वर्जन आपके 2-3 स्टेप के अंदर हो जाने चाहिए, ध्यान रखें। अगला है बेंजोइक एसिड से टोलीन। अगर बेंजोइक एसिड का फार्मूला जानते हैं, टोलीन का फार्मूला जानते हैं, तो ये हरगिज मुश्किल नहीं है। COH की जगह CH3। मैं स्टेप बताता हूँ, आप इनको अलग अलग करना। ट्वाइस NaOH CO, इसका काम क्या होगा, ये CO2 हटा देगा, बेंजीन बना देगा, और फिर उस बेंजीन के ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इस तरह से टोलीन तैयार हो जाएगा। 2 ही स्टेप में रिएक्शन डन। अगला देखिए, ब्रोमो इथेन टू एन मिथाइल इथेनमीन। ब्रोमो इथेन ये होता है और इससे बनाना है एन मिथाइल इथेनमीन। तो आप इसकी रिएक्शन CH3NH2 से करवा दीजिए, जिसकी वजह से HBr बाहर जाएगा, और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो आपका डिजायर्ड कंपाउंड एन मिथाइल इथेनमीन यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे देखिए कन्वर्जन आसानी से होते हैं, बस थोड़ा सा सोचें, बन जाएगा, हो जाएगा। Why Wurtz reaction of tertiary butyl bromide and bromobenzene is not possible? देखिए, वर्ट्स रिएक्शन के वक्त इस बात को ध्यान रखो कि ब्रोमोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कि यहाँ पर जब रेजोनेंस होता है तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और इस वजह से बॉन्ड का तोड़ना मुश्किल होता है। तो आपका जवाब
ये रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन में क्यों नहीं होती, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड इट इज डिफिकल्ट फॉर द बॉन्ड टू गेट स्प्लिट, और इस वजह से रिएक्शन नहीं होती। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्यों नहीं होती, ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देख लीजिए, अब जब ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से ये ब्रोमीन हटेगा, जब यहाँ से ब्रोमीन हटेगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, और टर्शियरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल होता है कि फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और हल्का होता है और ज्यादा स्टेबल होता है, और इस तरह से आइसोब्यूटीन बनाता है। तो इसका जवाब क्या देंगे, बिकॉज टर्शियरी butyl bromide result in the formation of stable tertiary carbocation which result in elimination reaction। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रैक्टिस साथ साथ बनी रहे। अगला, हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। तो बच्चों यहाँ पर आपने आइदर कोलबेज रिएक्शन और रिमर-टिमन दोनों में से कोई भी रिएक्शन का इस्तेमाल करें, ये क्वेश्चन सॉल्व। 19th क्वेश्चन देखिए, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये रहा, और एल्कोहलिक KOH का काम होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, KBr बाहर, साथ वाले से HOH बाहर, और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा कंपाउंड ब्यूटीन तैयार है। साइड प्रोडक्ट भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, KBr और H2O बन गया। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कौन सी रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन में तो दो मॉलिक्यूल अपने आप मान लेने हैं आपने, वर्ड्स रिएक्शन है इजी, NaBr बाहर, मिथाइल मिथाइल आपस में कनेक्ट, और इस तरह से ये रिएक्शन और ये बन गए प्रोडक्ट। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, तो ये तो डायरेक्ट है, मिथाइल क्लोराइड है, KCN है, यहाँ से KCl बाहर, और इस तरह से CH3CN ये हमारे पास बनता है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, या इसे हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, HOH और टेम्परेचर 700 केल्विन के अराउंड हम कह दें, कोई भी हाई टेम्परेचर हो, H2 बाहर जाएगा और यहाँ पे OH कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से फिनॉल बनेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फिनॉल हमारा तैयार होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 3 electrolyte ABC containing solution ZnS4 AgNO3 CuSO4, a steady current of 1.5 एम्पियर is passed through इतना इतना। तो यहाँ पर ये तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि फेराडेज का सेकंड लॉ है, और फेराडेज का सेकंड लॉ ये कहता है कि वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय वेट ऑफ B इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ A डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ A n फैक्टर ऑफ B एटॉमिक मास ऑफ B। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक निकालना है। तो पहले क्या करिए, सिल्वर का वेट दिया गया है, यहाँ वेट ऑफ सिल्वर रखिए, A की जगह सिल्वर रख दीजिए, B की जगह कॉपर। तो वेट ऑफ सिल्वर गिवन है, वेट ऑफ कॉपर निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 107 आप अच्छे से जानते हैं, n फैक्टर सिल्वर का 1, और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, n फैक्टर 2। बस यहाँ से वैल्यू सॉल्व, वेट ऑफ कॉपर आएगा। उसी तरह से फिर वेट ऑफ बी की जगह वेट ऑफ जिंक रख दीजिए कि यहाँ वेट ऑफ जिंक आएगा, और यहाँ एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आएगा, यहाँ n फैक्टर ऑफ सिल्वर जो कि 1, यहाँ एटॉमिक मास ऑफ जिंक आएगा 65.3, n फैक्टर 2, और इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटीफ्लोराइड Na2O टाइप के स्ट्रक्चर को एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है, हर बुक में दिया जाता है, इसमें से पढ़ लीजिए कहाँ कैटायन है कहाँ एनायन है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एलिमेंट हैज डेंसिटी ऑफ 19.35, यानी यूनिट सेल में डेंसिटी वाला क्वेश्चन हो गया, और आपको शायद याद होगा मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रखा है, D इज इक्वल टू Z, या तो मॉलिक्यूलर मास, वेट है तो वेट इसका इस्तेमाल करें, और उसके अलावा A क्यूब 10⁻⁻30, और अगर एवोगैड्रो नंबर है तो एवोगैड्रो नंबर, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या नंबर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल हैं, आयन है, जो भी है इसका यूज करें। अब देखिए डेंसिटी ये रही आपके पास, लेंथ ऑफ द साइड ये आपका एज लेंथ में यहाँ A की वैल्यू 316 आ जाएगी, BCC है तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी,
हाउ मेनी एटम कंटेन यानी नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो Na हटा देंगे, नंबर ऑफ एटम लिखा रहने देंगे। 50 ग्राम यानी वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास इसमें हटा देंगे। बस यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिए और आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता चला जाएगा। डिफाइन एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी एंड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहें तो पोलर क्रिस्टल पे जब हम मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड व्हेन मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पोलर क्रिस्टल। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस उन्हें कहते हैं जो पोलर होते हैं, लेकिन जहां डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं और ना ही वो प्रेशर अप्लाई करने पे इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं और ना ही हीटिंग पे, उन्हें एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो आप कहेंगे दीज आर दो सब्सटेंस व्हिच आर पोलर बट डज नॉट शो पीजो और पायरो इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड एज एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सॉलिड उन्हें कहा जाएगा। हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl? कितनी फार्मूला यूनिट हैं? अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में एक पार्टिकल कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे, एच सेंटर पे, फेस सेंटर पे, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकाल के दिखा दो या डायरेक्ट बता दो 4। इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट 4 होती हैं फॉर NaCl। इस तरह से बता सकते हो। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 ग्राम क्यूब ऑफ NaCl? अब NaCl के एक क्यूब के अंदर कितनी, आपसे क्या कहा, यूनिट सेल प्रेजेंट है। देखो 4 फार्मूला यूनिट में एक यूनिट सेल होती है। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि 1 ग्राम में कितने NaCl हैं तो 4 से बनती है 1 यूनिट सेल, 1 ग्राम से बनेगी कितनी? बस अब आप यहाँ पर मोल कंसेप्ट लगा दीजिए, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनता था, अगर आपको याद हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास वेट गिवन है 1, मॉलिक्यूलर मास 58.5 और एवोगैड्रो नंबर है ही, तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। सपोज x आ गया तो फिर 4 पार्टिकल से मिलके बनी होती है एक यूनिट सेल, जैसे कि अभी बताया, तो x से मिलके बनी होगी कितनी, 1/4 इंटू एक्स, और इस वैल्यू को ही अगर आप यहाँ पे रख देंगे, सो 1/4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 58.5, इसको सॉल्व करते ही आपका जवाब आ जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 एनसीईआरटी का हम कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिवीजन क्लास में हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। NiO 0.98 O100 ये ऑलरेडी पहले भी आपको बताया जा चुका है। इसमें हमने आपको यही कहा था कि 0.98 O1, इसका मतलब ये होता है यहाँ निकल +2 है और निकल +3 है। तो सपोज टोटल निकल 0.98 है, ये मान लेते हैं x, तो ये कितना होता है 0.98 माइनस x, ये होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, ये हमने बताया था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, यानी टोटल निकल का ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर। चार्ज यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 0। अब निकल क्योंकि x है और 0.98 माइनस x, तो देखो निकल +2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, x का कितना होगा 2x, और यहाँ एक का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और 0.98 माइनस x का कितना होगा, ये दिस इज 3.98 माइनस x, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू चार्ज 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.94 के राउंड आएगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं जस्ट यहाँ देख रहा हूँ। तो आपके पास निकल +2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.94, और निकल +3 कितने हो जाएंगे वो आप समझ ही सकते हैं, 0.98 माइनस x दैट इज 0.9 आपके 8 माइनस 0.94, ये निकल +3 आ गया। तो इस तरह से इसका ये पॉइंट बता दिया। परसेंटेज बतानी हो तो भाई 0.98 में से ये है 0.94, तो 100 में कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ निकल +2 कितना हो जाएगा 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100, और 100 में से माइनस कर दोगे तो निकल +3 आ जाएगा। उसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ निकल +2। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, द डेंसिटी ऑफ KBr इतना, एज ए लेंथ है, प्रेडिक्ट द टाइप,
टाइप ऑफ यूनिट सेल वही डेंसिटी वाला फार्मूला हो जाएगा, Z इंटू मास और वेट A क्यूब 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल। टाइप ऑफ यूनिट सेल यानी आपको यहाँ Z की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू अगर 4 आती है, 2 आती है, 1 आती है, इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि FCC है, बॉडी सेंटर है या सिंपल यूनिट सेल है, ये आप वहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जिंक ऑक्साइड एग्जिबिट एनहांस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में जिंक +2 और इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात अभी मैंने आपको बता ही दिया था। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड, अब ये आयनिक हैं, कैसे हैं, कोवैलेंट हैं, ये बताना है। तो NH4 हम जानते हैं ये NH4 पॉजिटिव और PO4-3 इनसे मिलके बना होता है। जहां आयन है वो क्या सॉलिड हो गया, आयनिक। तो ए हो गया आयनिक, बी प्लास्टिक, प्लास्टिक एक अमरफस सॉलिड होता है, ध्यान रखिए। अगला है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब जब कोई एक सॉलिड में एक रो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाए, उसे डिसलोकेशन कहा जाता है। नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान में रखिए कि जब आप किसी एक रो को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट बाय एडिंग फॉरेन पार्टिकल। किसी सॉलिड में आपने कोई फॉरेन पार्टिकल को ऐड कर दिया तो वहां पर डिफेक्ट आ गए, उसे डोपिंग डिफेक्ट के नाम से पहचाना जाएगा। ये बना 41.01 मोलर, ये रिवीजन क्लास सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी हमने करवा ही दिया था। व्हाट इज द अपरेंट परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, KF वाटर दिया गया है। तो पहले आपने यहाँ डेल्टा TF, I, KF और मोलैलिटी है, यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है। I से आपके पास अल्फा आएगा और अल्फा के बाद परसेंटेज आयनाइजेशन, ये आप इस तरह से डायरेक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसको अपना आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिए। हर बुक के अंदर सॉल्व दिया जाता है, आपके पास अवेलेबल होता है। What happen when AgCl solid Fe+2 ions are added? Ag+1 Cl-1। अब अगर Fe+2 आयन डालेंगे तो जितना चार्ज एंटर होता है उतना ही चार्ज बाहर निकलता है। अगर आप +2 डाल रहे हैं तो बाहर भी +2, यानी एक Fe+2 से 2 सिल्वर आयन बाहर जाएंगे। एक Fe+2 से जब 2 सिल्वर आयन बाहर जाएंगे तो वहां पर कैटायन वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव होल जनरेट हो जाएंगे। इतना आपको बता देना है। हाउ कैन ब्लड बी प्यूरिफाइड, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। डायलिसिस, यहाँ आपने डायलिसिस के बारे में बताना है कि इस प्रोसेस के दौरान हम किस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देते हैं, जहां पर जितनी भी इम्प्योरिटी जो कि क्रिस्टलोइड रेंज की होती हैं बाहर चली जाती हैं और प्योर ब्लड इंसान के पास ही रहता है, जो फिर इंसान को चढ़ा दिया जाता है। तो डायलिसिस के जरिए ऐसा किया जाता है। डिफाइन ऑटो कैटालिसिस, कई बार किसी रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट ही खुद कैटलिस्ट का काम करता है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। सो प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन इटसेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंक्रीजेस द रेट, इसे ऑटो कैटालिसिस कहा जाता है। हायर ऑर्डर रिएक्शन और हायर मॉलिक्यूलर, जब ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा कि हायर ऑर्डर रिएक्शन और हायर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। तो इसका सीधा सा जवाब आप यही देंगे, क्योंकि एक प्लेन में 3 से ज्यादा पार्टिकल आपस में साइमल्टेनियसली नहीं टकरा सकते, इसीलिए हायर ऑर्डर और हायर मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होती। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 पार्टिकल एक में और एक अबव से ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हम इस एग्जाम क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर एक ही प्लेन की बात की जाती है। तो आप ये कहेंगे बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोर देन 3 मॉलिक्यूल टू कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर द रिएक्शन, हेंस हायर ऑर्डर रिएक्शन or higher molecular reactions are not possible. Which out of order and molecular is affected by temperature? So answer है आपका order. Order is not affected by temperature, pressure और molarity और order के अंदर कोई से 4 डिफरेंस दे देना। अब यहाँ पर एक बात याद रख लो, जब भी एग्जाम में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे लाइन बना के आपको उसका जवाब लिखना है। लाइन बना के ही जवाब, कई बार बच्चे पैराग्राफ बना के लिखते हैं, नहीं, और हर डिफरेंस आधे नंबर का, 4 डिफरेंस आपने देने हैं अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं, रेट लॉ से बता सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी तो किसी भी रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकती है, 0 हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है और मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल बात है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन को देख के ही हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कोई से 4 डिफरेंस जो आपसे हो पाए। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।